सोचो, एक नॉर्मल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली, माँ बाप, 2 बच्चे और लिमिटेड इनकम। हर साल फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने से पहले घर में एक सीरियस डिस्कशन होता है कि इस साल सैलरी कितनी आएगी, स्कूल फीस, राशन, रेंट, बिजली पानी का खर्चा कितना होगा, बच्चों की पढ़ाई और फ्यूचर के लिए कितनी सेविंग्स हो पाएंगी, और अगर खर्चा इनकम से ज़्यादा हुआ तो क्या लोन लेना पड़ेगा। बस इसी सिनेरियो को नेशनल लेवल पर इमेजिन करो कि इंडिया एक बड़ी सी फैमिली है, गवर्नमेंट उसका गार्डियन है और यूनियन बजट उस गार्डियन का एनुअल हाउस होल्ड प्लान है, जो कि 3 बेसिक सवालों पर काम करता है। पहला कि पैसा कहाँ से आएगा, जैसे कि टैक्सेस, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, जिसे हम रेवेन्यू रिसीट के नाम से जानते हैं। सेकंड सवाल है कि पैसा खर्च कहाँ होगा, एग्रीकल्चर पर, हेल्थ केयर पर, डिफेंस पर या फिर किसी अन्य सेक्टर पर, जिसे हम एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। ठीक है, पैसा आएगा कहाँ से, वो रेवेन्यू है, पैसा जाएगा कहाँ, वो एक्सपेंडिचर है। और अगर हमारा खर्चा हमारी इनकम से ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि हमारी जो स्पेंडिंग है वो हमारी इनकम से ज़्यादा है, तो हमें लोन लेना पड़ेगा, जिसे हम फिजिकल डेफिसिट के नाम से जानते हैं। बजट 2026 भी एग्जैक्टली इसी तरह इंडिया का हाउस होल्ड प्लान है, जहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस सेक्टर को प्रायोरिटी मिलेगी, कौन सा सेक्टर कॉम्प्रोमाइज़ होगा या फिर सैक्रिफाइस करेगा, और फ्यूचर ग्रोथ के लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ताकि हमारा जो भारत है वो विकसित भारत की ओर अग्रसर हो सके और हम विजन 2047 को अचीव कर सकें। हे एवरीवन, माय नेम इज़ अलका और स्वागत है आपका बजट 2026 की प्रॉपर एनालिसिस में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1 फरवरी 2026 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अपना 9th कॉन्सिक्यूटिव यूनियन बजट प्रेजेंट किया। ये बजट सिर्फ नंबर्स का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये इंडिया की इकोनॉमिक डायरेक्शन, गवर्नमेंट प्रायोरिटीज़ और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स का गोल्ड माइन है। इस वीडियो में हम यूनियन बजट 2026-27 को कवर करेंगे विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लिंकेज के साथ, और देखेंगे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बजट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस समझ लेते हैं। बजट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट आर्टिकल्स के थ्रू दर्शाया गया है, जैसे आर्टिकल 112, 113, 114, 117 एंड 110। यानी कि अगर देखें तो 110 से लेकर के 117 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो बजट से किसी न किसी तरीके से रिलेटेड हैं। तो चलिए एक एक करके थोड़ा थोड़ा इन आर्टिकल्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यूनियन बजट जो है वो आर्टिकल में वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे बेसिकली दिया हुआ है। तो यूनियन बजट एज अ टर्म कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। और ये कहाँ दिया हुआ है, 112 आर्टिकल में। तो यूनियन बजट को हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं और आर्टिकल है 112। आर्टिकल 113 हमें डिमांड फॉर ग्रांट्स की बात करता है। डिमांड फॉर ग्रांट्स का क्या मतलब है? डिमांड फॉर ग्रांट्स का मतलब है कि गवर्नमेंट पार्लियामेंट से परमिशन मांगती है कि पैसा खर्च करना है। ठीक है, तो डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो अपना अपना खर्चा बताती हैं कि हमें इस साल इतना पैसा चाहिए। तो ये चीज़ें फिर पार्लियामेंट के पास जाती हैं और पार्लियामेंट उस डिमांड ऑफ ग्रांट को अप्रूव करके फिर पैसे एलोकेट करता है। तो डिमांड ऑफ ग्रांट मतलब एक तरीके से डिमांड करती है। तो जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो पार्लियामेंट से पैसे की डिमांड करती है। वो दिया हुआ है आर्टिकल 113 में। फिर है आर्टिकल 114, ये बताता है अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल का मतलब होता है कि जब डिमांड फॉर ग्रांट्स पास हो जाती है तब भी जो गवर्नमेंट है वो पैसे यूज़ नहीं कर सकती। कब तक? जब तक हमारा अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हो जाता है। ठीक है, तो इसी को डिमांड ऑफ ग्रांट्स, पहले वोटिंग होती है, डिमांड ऑफ ग्रांट्स पास हो जाता है, उसके बाद एक बिल लाया जाता है अप्रोप्रिएशन बिल,
ये बिल पास होने के बाद ही गवर्नमेंट खर्चे के लिए पैसे निकाल सकती है। कहाँ से निकालेगी? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, तो 113 डिमांड फॉर ग्रांट्स, पैसे की डिमांड की जाती है, और 114 अप्रोप्रिएशन बिल, यानी कि पैसे को एलोकेट किया जाता है, पैसे देने की परमिशन दी जाती है। और याद रखना है कि ये दोनों ही चीज़ें, ठीक है, लोकसभा में ही किया जाता है, राज्यसभा में इसका कोई रोल नहीं है। तो डिमांड फॉर ग्रांट्स लोकसभा, वोटिंग कहाँ पे होती है? लोकसभा में, और अप्रोप्रिएशन बिल भी लोकसभा में ही पास होता है। तो हमने 3 आर्टिकल देख लिए, 112, 113, 114। 112 में यूनियन बजट की बात की गई है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे कहते हैं। 113 में डिमांड फॉर ग्रांट्स है, पैसे की डिमांड की गई है। अगर एक शब्द में समझा जाए, पैसे मांगने का प्रपोजल है डिमांड फॉर ग्रांट्स। और अगर अप्रोप्रिएशन बिल की बात की जाए तो पैसा खर्च करने के जो लीगल परमिशन है, जब लीगल परमिशन मिल जाती है उसे कहते हैं हम अप्रोप्रिएशन बिल। अब सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल याद रखना है 110, जो कि बात करता है मनी बिल के बारे में। इसमें क्या होता है? जितने भी मनी रिलेटेड मैटर्स हैं वो आते हैं मनी बिल के अंदर, ठीक। और 117 आर्टिकल कहता है फाइनेंशियल बिल के बारे में। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जितने भी फाइनेंशियल बिल्स हैं, ठीक है, वो आएंगे 117 के अंदर, और जितने भी मनी रिलेटेड मैटर्स हैं, ठीक है, वो आते हैं मनी बिल के अंदर अंडर आर्टिकल 110। अब याद क्या रखना है कि जितना भी मनी बिल है वो तो फाइनेंशियल बिल कहला सकता है, लेकिन जितने भी फाइनेंशियल बिल्स हैं वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं हो सकता, लेकिन मनी बिल फाइनेंशियल बिल हो सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल बिल थोड़ा ब्रॉडर है, ठीक है। इसमें मनी रिलेटेड मैटर्स के साथ साथ बाकी मैटर्स भी इंक्लूड किए जाते हैं, इसमें नॉन टैक्स मैटर्स भी इंक्लूड होते हैं। इसीलिए मनी बिल 110 और फाइनेंशियल बिल 117। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूरेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ बजट सेशन की। बजट सेशन जनरली 2 पार्ट्स में किया जाता है। पहला पार्ट जनवरी फरवरी में, और दूसरा पार्ट मार्च और अप्रैल में। पहले पार्ट में 3 चीज़ें की जाती हैं। पहला प्रेसिडेंट्स एड्रेस, इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट का प्रेजेंटेशन। प्रेसिडेंट एड्रेस जो कि आर्टिकल 7 में मेंशन्ड है, इसके अकॉर्डिंग एक स्पेशल एड्रेस दिया जाएगा, एक स्पेशल एड्रेस दिया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट। किसको? बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को। कब किया जाएगा? 2 बार। पहला आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन के बाद, आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन जो पहला सेशन होगा, ठीक है, फर्स्ट सेशन आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शंस। और दूसरा कब? हर साल, ईच ईयर, जो भी पहला सेशन होगा। तो दोनों में फर्स्ट सेशंस को जो एड्रेस करेंगे प्रेसिडेंट, उसको हम प्रेसिडेंट एड्रेस कहते हैं। पहला कि जब भी कोई भी जनरल इलेक्शंस होंगे उसके बाद जो पहला सेशन होगा, और दूसरा हर साल जो पहला सेशन होता है जिसे हम बजट सेशन भी कहते हैं, ठीक है, इसको प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। अब इसमें प्रेसिडेंट क्या चीज़ें बताते हैं? प्रेसिडेंट आउटलाइन करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज़ रही हैं, गवर्नमेंट की पिछले साल की क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं, और क्या क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें प्रेसिडेंट अपने एड्रेस में बताते हैं कि क्या क्या प्रीवियस ईयर के क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज़ रही हैं या फिर क्या क्या प्रायोरिटीज़ रही हैं, और फ्यूचर में क्या क्या प्लानिंग है। ये बात हो गई आर्टिकल 87 जो कि प्रेसिडेंट एड्रेस की बात करता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सर्वे, जो कि यूनियन बजट के एक दिन पहले प्रेजेंट किया जाता है। कौन प्रेजेंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र इकोनॉमिक सर्वे को रिप्रेजेंट करते हैं या रिलीज़ करते हैं एक दिन पहले यूनियन बजट के। इसमें क्या किया जाता है? ये भी एक डिटेल्ड और एनालिटिकल रिपोर्ट कार्ड है ऑफ कंट्रीज़ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, कि
देश का क्या इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रहा है, सेक्टोरल ट्रेंड्स क्या क्या रहे हैं, ठीक है, किस किस सेक्टर में क्या क्या ट्रेंड रहा है, और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं या फिर फ्यूचर क्या क्या पॉलिसीज़ हैं हमारी। तो ये हो गई इकोनॉमिक सर्वे की बात। नेक्स्ट अब आता है यूनियन बजट, जो कि हम जानते हैं 1 फरवरी को हर साल पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। तो यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे और प्रेसिडेंट एड्रेस, ये पहला पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में जो कि मार्च और अप्रैल वाला सेशन है, उसमें हम डिटेल्ड में डिस्कस करते हैं बजट पे। वोटिंग होती है डिमांड फॉर ग्रांट्स पे, यानी जो कि हमने देखा था कि पैसे मांगने की जो डिमांड है उस पर वोटिंग होती है, और फाइनेंशियल बिल को पास किया जाता है वोटिंग के थ्रू। तो ये हो गया हमारा ड्यूरेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बजट सेशन। अब आते हैं हम बजट 2026 की हाइलाइट्स पे कि इस बार के बजट में क्या क्या चीज़ें मेंशन्ड थी, क्या क्या चीज़ें दी गई थी और क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी हैं। तो सबसे पहले यूनियन बजट का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। यूनियन बजट 2026-27 पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने प्रेजेंट किया। कब किया? 1 फरवरी को। ये पहला बजट था जो कि प्रिपेयर किया गया कर्तव्य भवन में, और कोर थीम क्या था? युवा शक्ति, संकल्प और विकसित भारत। और फोकस किस पे था? पुअर, अनप्रिविलेज्ड और डिसएडवांटेज सेक्शन पे। ये बजट 3 कर्तव्य से इंस्पायर्ड है। कौन कौन से? पहला कर्तव्य एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ है हमारी उसको एक्सेलरेट करना, आगे बढ़ाना और उसको सस्टेन्ड रखना। दूसरा कर्तव्य था कि एस्पिरेशंस को फुलफिल करना और कैपेसिटी बिल्डिंग करना। और तीसरा कर्तव्य है सबका साथ सबका विकास। पहले कर्तव्य जिसमें ग्रोथ को एक्सेलरेट और सस्टेन करने की बात की गई है, उसके थ्रू हमें प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच में अपनी इकोनॉमी को रेजिलिएंट बनाना है, जिसके लिए गवर्नमेंट रोड्स, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा पैसे खर्च करेगी। इससे क्या होंगे? जॉब्स क्रिएट होंगे, ठीक है, जॉब्स क्रिएट होंगे, इंडस्ट्रीज़ ग्रो करेगी और इकोनॉमी लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग बनेगी। और दूसरे कर्तव्य में जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, उसमें लोगों को इंडिया की ग्रोथ जर्नी का एक्टिव पार्टनर बनाना है और एजुकेशन, स्किल, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट पर फोकस करना है। कर्तव्य 3 जिसमें सबका साथ और सबके विकास की बात की गई है, उसमें हर फैमिली, रीजन और सेक्टर को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाने की बात की गई है और इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ फोकस किया गया है, ताकि हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ सकें। तो ये नटशेल में 3 कर्तव्य की मीनिंग्स थी कि 3 कर्तव्य के थ्रू हम क्या क्या चीज़ों पे फोकस करेंगे और कैसे विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। अब एक एक करके हम इन कर्तव्यों के बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। पहले कर्तव्य जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात की गई है, उसमें कुछ मेजर सेक्टर्स हैं, उसमें कुछ कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे बायोफार्मा, टेक्सटाइल्स, एमएसएमई, क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस सेक्टर। पहला इनिशिएटिव जो लिया गया है कर्तव्य 1 के अंदर, वो है बायोफार्मा शक्ति। बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव के अंदर 10,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं फॉर 5 ईयर्स। एम क्या है? इंडिया को ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाना, ठीक है। तो बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव का मेन एम है इंडिया को ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाना। 10,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। इसके की इनिशिएटिव्स हैं 3 नए NIPERs बनाना। NIPERs का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये NIPERs का फुल फॉर्म है। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। तो NIPERs जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर आता है, इसके अंदर बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव के अंदर 3 नए NIPERs बनाए जाएंगे और 7 एग्जिस्टिंग NIPERs को अपग्रेड किया जाएगा। 1000+ क्लिनिकल ट्रायल साइट्स बनाई जाएंगी। फिर CDSCO को स्ट्रेंथन किया जाएगा। CDSCO क्या है? सेंट्रल
ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो CDSO जो कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स। ठीक है, तो याद रखना है दोनों की मिनिस्ट्रीज अलग अलग हैं। NIPER की मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स है, और CDSCO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड वेलफेयर्स। ठीक है, तो इसको स्ट्रेंथन करना है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के लिए। तो बायोफार्मा शक्ति 10,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं 5 साल के लिए। एम है इंडिया को ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाना। इनिशिएटिव्स लिए गए हैं 3 नए NIPRs बनाना, 7 को अपग्रेड करना, 1000+ क्लिनिकल ट्रायल साइट्स बनाना और CDSO को स्ट्रेंथन करना। नेक्स्ट है टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर को पुश देने के लिए एक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, जिसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये 5 स्कीम्स हैं। पहली स्कीम है नेशनल फाइबर स्कीम, दूसरी है टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम, तीसरी है नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम, फोर्थ है टेक्सटाइल इको इनिशिएटिव और फिफ्थ है सामर्थ 2.0। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला जो है नेशनल फाइबर स्कीम, इस स्कीम का एम है इंडिया को सिल्क, वूल, जूट और मैन मेड फाइबर्स में सेल्फ रिलायंट बनाना। इससे फार्मर्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल ईजिली से सस्ते में मिलेगा। ठीक है, तो नेशनल फाइबर स्कीम का क्या एम है कि सिल्क, वूल, जूट को और मैनमेड फाइबर्स को सेल्फ रिलायंट बनाना, और फार्मर्स और इंडस्ट्री को हम इन स्कीम्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला है नेशनल फाइबर स्कीम। इस स्कीम का एम है इंडिया को सिल्क, वूल, जूट और मैन मेड फाइबर्स में सेल्फ रिलायंट बनाना, और फार्मर्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री दोनों को जो रॉ मटेरियल्स है वो इजीली और सस्ते में पहुंचाना। ठीक है, तो नेशनल फाइबर स्कीम इन सब चीज़ों में इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना और टेक्सटाइल इंडस्ट्री और फार्मर्स दोनों को जो रॉ मटेरियल है उसको ईजिली अवेलेबल कराना। नेक्स्ट स्कीम है टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम। जो पुराने टेक्सटाइल क्लस्टर्स हैं उनको मॉडर्न मशीन्स और न्यू टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किया जाएगा, जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा और लोकल लेवल पर ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट स्कीम है तो जॉब्स क्रिएट होंगी, और टेक्सटाइल एक्सपेंशन है यानी कि मॉडर्न मशीनरी और नई टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू अपग्रेड करके टेक्सटाइल को एक्सपैंड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम। जो वीवर्स और आर्टिशियंस हैं उनको डायरेक्ट सपोर्ट दिया जाएगा, मार्केट एक्सेस कराया जाएगा और फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। ठीक है, तो हैंडलूम यानी कि जो वीवर्स और आर्टिशियंस थे उनको सपोर्ट मिलेगा, मार्केट एक्सेस मिलेगा, फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, और जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उसको इंटीग्रेट करके ट्रेडिशनल क्राफ्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं उनको बूस्ट करने की बात की गई है। नेक्स्ट है टेक्सटाइल इको इनिशिएटिव। इसमें क्या है कि जो सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स हैं, ठीक है, और इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स को प्रमोट किया जाएगा, जिससे इंडिया की जो टेक्सटाइल्स हैं उसको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स मीट करने में मदद मिलेगी और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स मीट करने के लिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है टेक्सटाइल इको इनिशिएटिव। ठीक है, इको यानी इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट है सामर्थ 2.0। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए मॉडर्न स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए जाएंगे और इंडस्ट्री और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर जॉब रेडी वर्कफोर्स तैयार की जाएगी। तो सामर्थ 2.0 में इंडस्ट्री और एकेडमिया को साथ साथ लेकर के
एक जॉब रेडी वर्कफोर्स तैयार करने की बात की गई है। तो ये थे हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को पुश करने के लिए एक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्रोग्राम। इस बात करते हैं एमएसएमई की। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। उसके लिए 10,000 करोड़ एक 10,000 करोड़ का एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड बनाया जाएगा ताकि एमएसएमईज को फ्यूचर चैंपियंस बनाया जा सके और परफॉर्मेंस बेस्ड इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। ठीक है, तो एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़, जैसा कि हमने देखा था बायोफार्मा की जो स्कीम हमने देखी, बायोफार्मा के लिए क्या थी, बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव। ठीक है, बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव के लिए भी 10,000 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किए गए थे फॉर 5 ईयर्स। वैसे ही एमएसएमई के लिए भी 10,000 करोड़ एक एसएमई यानी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड बनाया जाएगा ताकि एमएसएमई को फ्यूचर चैंपियंस बनाया जा सके। नेक्स्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात। इसमें हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे कि पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना रहा है ओवर दी ईयर्स। पब्लिक कैपेक्स का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि गवर्नमेंट का वो पैसा जो कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऐसा पैसा जो कि हम लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के डेवलपमेंट के कामों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे रोड्स हो गए, रेलवेज़ हो गया, ठीक है, ब्रिजेस हो गए, पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इन कामों के लिए जो पैसा खर्च होता है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के पर्पस से, उसे हम कहते हैं पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब 2014-15 के फाइनेंशियल ईयर में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट एलोकेट किया गया था वो था 2 लाख करोड़ रुपए। यही एस्टिमेट्स 2025-26 में बढ़कर, ठीक है, ये बजट एस्टिमेट हो गया था 11.2 लाख करोड़। और इस साल, ठीक है, इस साल फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के बजट में जो अमाउंट एलोकेट किया गया है पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए वो है 12.2 लाख करोड़ रुपीज़। इसका मतलब गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर को इकॉनमी का ग्रोथ इंजन बनाने की सोची है। ठीक है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रोड्स, रेलवेज़, बेटर कनेक्टिविटी और लार्ज स्केल पर जॉब क्रिएशन कर सकें। तो अगर सिंपल वर्ड्स में समझें कि गवर्नमेंट जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करेगी उतना ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो हमने देखा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपीज़ इस फाइनेंशियल ईयर में एलोकेट किया गया है ताकि हम इकोनॉमी को और अच्छे से बूस्ट कर सकें। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी की। बजट में डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स बनाने की बात की गई है। कहाँ से कहाँ तक? धुनकी इन द ईस्ट टू सूरत इन द वेस्ट। धुनकी कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। धुनकी इन द ईस्ट टू सूरत इन द वेस्ट, गुजरात में। ठीक है, ये डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, यानी कि सिर्फ जो गुड्स हैं उनको ट्रैवल कराया जाएगा फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, यहाँ पे ताकि पैसेंजर ट्रेन्स हैं उन पे लोड कम हो सके और जो गुड्स हैं वो आसानी से और चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट किया जा सके। साथ ही साथ 20 न्यू नेशनल वाटरवेज भी क्रिएट किए जाएंगे इन 5 ईयर्स। तो एक डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाया जाएगा और 20 न्यू नेशनल वाटरवेज बनाए जाएंगे। स्टार्ट किया जाएगा नेशनल वाटरवे 5 से, जो कि उड़ीसा में, ठीक है, नेशनल वाटरवेज 5 कवर करता है उड़ीसा और कुछ पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल को। तो नेशनल वाटरवेज 5 को और स्पीड अप करने की बात की गई है ताकि जो एरियाज़ हैं उड़ीसा के, ठीक है, मिनरल रिच एरियाज़ हैं उड़ीसा के, जैसे कि तालचेर और अंगुल, उनको पोर्ट्स लाइक पैरादीप, ठीक है, पोर्ट्स लाइक पैरादीप और धर्मा से कनेक्ट किया जा सके। तो हमने क्या देखा ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी में कि फ्राइट कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे और वाटरवेज बनाए जाएंगे। फ्राइट कॉरिडोर्स में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाया जाएगा धुनकी और सूरत को कनेक्ट करके। 20 न्यू नेशनल वाटरवेज बनाए जाएंगे और नेशनल वाटरवे 5 को स्पीड अप किया जाएगा, जो कि उड़ीसा में है। और जो मिनरल रिच नेशनल वाटरवेज 5 में क्या होगा कि जो मिनरल रिच एरियाज़ हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा पोर्ट्स ऑफ उड़ीसा, जैसे कि पैरादीप और धर्मा से।
नेक्स्ट है 7 स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। कहाँ कहाँ पे? ये 7 हैं। कौन कौन? मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु और दिल्ली वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी। तो ये 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स भी बनाने का प्रपोजल किया गया है बजट में। तो ये थे हमारे कर्तव्य 1 के पैरामीटर्स या फिर सेक्टर्स कह लें, कि जहाँ पे हमने देखा था कि हम क्या क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे बायोफार्मा था, और क्या क्या था? बायोफार्मा था, टेक्सटाइल था, ठीक है, बायोफार्मा, टेक्सटाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी। ये चीज़ें हमने देखी थी कर्तव्य 1 के अंदर, जिसमें हम इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन और एक्सेलरेट करने की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट प्लस सस्टेन करने की बात कर रहे हैं। ये था हमारा कर्तव्य 1। अब बात करते हैं कर्तव्य 2 की, जिसमें हम एस्पिरेशनल और कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करने की बात कर रहे हैं। इसमें क्या करेंगे हम? सबसे पहले मेडिकल टूरिज्म से रिलेटेड चीज़ें की गई हैं कि 5 रीजनल मेडिकल हब्स बनाए जाएंगे और आयुष, डायग्नोस्टिक प्लस रिहैब फैसिलिटीज़ को इन्हांस किया जाएगा। नेक्स्ट, वेटरनरी एजुकेशन के लिए 20,000 प्लस वेटरनरी प्रोफेशनल्स का टारगेट रखा गया है और लोन लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी फॉर द प्राइवेट सेक्टर दिए जाएगा। तो मेडिकल टूरिज्म और वेटरनरी एजुकेशन पे काम किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एवीजीसी सेक्टर की। एवीजीसी, जिसका फुल फॉर्म है एनिमेशन, वी फॉर विजुअल इफेक्ट्स, जी फॉर गेमिंग एंड सी फॉर कॉमिक्स। तो एवीजीसी सेक्टर जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर, उसने IICT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज़ जो कि मुंबई में स्थापित है, उसको ये काम दिया है कि टैलेंट को बढ़ाने के लिए 15,000 स्कूल्स और 500 कॉलेजेस में AVGC लैब्स खोली जाएंगी, ठीक है, जिसके लिए 250 करोड़ बजट में एलोकेट किए गए हैं। और ये बोला गया है कि 2030 तक 20 लाख प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट है। तो AVGC सेक्टर में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है, उसमें 15,000 स्कूल्स और 500 कॉलेजेस में AVGC लैब्स बनाई जाएंगी। गर्ल्स के लिए इन अंडर स्टेम का क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो गर्ल्स के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। और हॉस्पिटैलिटी के एरिया में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी को अपग्रेड किया जाएगा और 10,000 जो टूरिस्ट गाइड्स हैं उनको अपस्किल यानी स्किलिंग प्रोवाइड की जाएगी और जो भी स्किल्स हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। और खेलो इंडिया मिशन के अंदर नेक्स्ट 10 साल में स्पोर्ट्स को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा और टैलेंट पाथवेज, कोच डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जाएगा। ये फोकस एरियाज रहेंगे स्पोर्ट्स को ट्रांसफॉर्म करने में अगले 10 साल में अंडर खेलो इंडिया मिशन। तो ये हमने बात की थी कर्तव्य 2 की, जिसमें हम कैपेसिटी को बिल्ड करने की बात कर रहे हैं। और किस किस एरियाज में कर रहे हैं? मेडिकल टूरिज्म में, वेटरनरी एजुकेशन, AVGC सेक्टर, गर्ल्स का और टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में, साथ ही स्पोर्ट्स वाले एरिया में। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट कर्तव्य की, जो कि है कर्तव्य 3, जिसमें हम सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। इसके अंदर कौन कौन से एरियाज पे फोकस किया गया है? एग्रीकल्चर, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मेंटल हेल्थ और ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट एरियाज पर। एक एक करके क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड से। तो एग्रीकल्चरल फील्ड में एक भारत विस्तार नाम से मल्टीलिंगुअल AI टूल क्रिएट किया गया है, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फार्मर्स को उन्हीं की लैंग्वेज में गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी और जो एग्री स्टैक और ICAR का डेटा है उसको इंटीग्रेट करके क्रॉप के लिए क्या बेस्ट है वो एडवाइजेस दी जाएंगी, वेदर अलर्ट्स दिए जाएंगे और बेस्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस को बताया जाएगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या देखा हमने? भारत विस्तार। ये क्या है? एक डिजिटल AI प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मल्टीलिंगुअल लैंग्वेजेस में यानी कई भाषाओं में फार्मर्स को एक गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी और एग्री स्टैक और ICAR के डेटा को इंटीग्रेट करके उन्हें डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस और बेस्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस प्रोवाइड किए जाएंगे। एम क्या है इसका? एम है भारत विस्तार का एम है हमारा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और फार्मर्स का रिस्क जो है उसको कम करना।
तो ये हो गया हमारा एग्रीकल्चर। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए एक शी मार्ट खोला जाएगा अंडर लखपति दीदी प्रोग्राम। इसके अंदर क्या होगा, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली सेल कर पाएंगे बिना किसी मिडिलमैन के। इससे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, इनकम और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को बूस्ट मिलेगी। तो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या है, हम वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करने के लिए और उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए एक शी मार्ट्स ओपन करेंगे। मेंटल हेल्थ की फील्ड में गवर्नमेंट ने निमहैंस 2 स्टैब्लिश करने का फैसला लिया है। निमहैंस का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, ताकि जो एडवांस्ड मेंटल हेल्थ और ट्रॉमा केयर है वो लोगों को अवेलेबल हो सके। साथ ही साथ जो रांची और तेजपुर के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स हैं उनको अपग्रेड करके रीजनल एपेक्स सेंटर्स बनाए जाएंगे। एम क्या है, ताकि मेंटल हेल्थ केयर एक्सेसिबल हो सके और अफोर्डेबल हो सके और रीजन वाइज बैलेंस बनाया जा सके। तो ये हो गया हमारे 3 फील्ड्स, एग्रीकल्चर, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप और मेंटल हेल्थ की फील्ड में। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्वोदय और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, कि उस पर क्या क्या फोकस किया गया है। तो सबसे पहले कि ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाया जाएगा, जिसका नोड रखा जाएगा दुर्गापुर में। इस कॉरिडोर का एम है ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है, ईस्टर्न इंडिया में इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक्स और जॉब्स को बूस्ट करना। दुर्गापुर जो नोड है वो इंडस्ट्रीज़ को पोर्ट से, हाईवे से और रेलवे से कनेक्ट करेगा, जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी हमारी, ठीक है। तो ईस्ट कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे जिसका नोड रखा जाएगा दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में। 5 टूरिज्म डेस्टिनेशंस बनाई जाएंगी पूर्वोदय स्टेट्स में, पूर्वोदय रीजन्स यानी कि ईस्टर्न इंडिया में 5 न्यू टूरिज्म हब्स डेवलप किए जाएंगे। इससे क्या होगा, लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, टूरिज्म रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है, टूरिज्म रेवेन्यू इंक्रीज होगा और रीजनल डेवलपमेंट को पुश मिलेगा। नेक्स्ट है 4000 ई बसेस को लॉन्च किया जाएगा फॉर अ क्लीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इसका ऑब्जेक्टिव है पोल्यूशन को कम करना और अफोर्डेबल अर्बन मोबिलिटी को बढ़ाना। और लास्ट है बुद्धिस्ट सर्किट स्कीम। इसके अंडर 6 जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, ठीक है, उसमें क्या कौन कौन से स्टेट्स हैं, अरुणाचल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो ये 6 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बुद्धिस्ट सर्किट्स बनाए जाएंगे, जिसमें बुद्धिस्ट हेरिटेज को डेवलप किया जाएगा। इसमें टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज़ का प्रिजर्वेशन किया जाएगा, बेटर कनेक्टिविटी की जाएगी और पिलग्रिम जो एमिनिटीज़ हैं और इंटरप्रिटेशन सेंटर्स हैं वो बनाए जाएंगे। इसका एम क्या है, ताकि रीजनल टूरिज्म को बूस्ट किया जा सके, कल्चरल प्रिजर्वेशन किया जा सके और नॉर्थ ईस्ट रीजन में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जा सके। तो पूर्वोदय और नॉर्थ ईस्ट में हमने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, 5 टूरिज्म डेस्टिनेशंस इन ईस्टर्न इंडिया, फिर उसके बाद 4000 ई बसेस लॉन्च की जाएंगी फॉर क्लीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट और 6 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बुद्धिस्ट सर्किट्स बनाए जाएंगे। कौन कौन से नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। अब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फिस्कल कंसोलिडेशन की बात करेंगे। फिस्कल डेफिसिट कितना दिया हुआ है इस बार के बजट में, बट उससे पहले देखते हैं कि फिस्कल डेफिसिट आखिर होता क्या है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है कि गवर्नमेंट के खर्चे और इनकम के बीच का डिफरेंस, ठीक है, गवर्नमेंट के खर्चा कितना है और गवर्नमेंट की इनकम कितनी है, आमदनी कितनी है, उसके बीच का जो गैप है, जो डिफरेंस है, उसे हम फिस्कल डेफिसिट नाम से जानते हैं। इसके अंदर जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स थे 2025 और 26 में, वो फिस्कल डेफिसिट था हमारा 4.4% ऑफ जीडीपी। इस साल के बजट एस्टिमेट में जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा गया है वो है 4.3% ऑफ जीडीपी, यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस साल के फिस्कल डेफिसिट को कम किया गया है। इसका मतलब है गवर्नमेंट जो है वो अपने उधार पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और फाइनेंसेस को डिसिप्लिन में लाने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट है डेट टू जीडीपी रेशियो। डेट टू जीडीपी रेशियो ये दिखाता है कि देश पर जो टोटल कर्जा है वो इकोनॉमी के साइज़ के मुकाबले कितना बड़ा है, कि हमारी इकोनॉमी कितनी बड़ी है और हमारा कर्जा कितना बड़ा है।
तो डेट टू जीडीपी रेशियो क्या बताता है कि हमारे देश पर, हमारी इंडिया पर जो टोटल कर्जा है वो इकोनॉमी के साइज़ के मुकाबले कितना है। 2026-27 के लिए ये रेशियो 55.6% एस्टिमेट किया गया है, जो कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड में आता है। सिंपल वर्ड्स में समझें तो जैसे जैसे इकोनॉमी बड़ी हो रही है, कर्जे का बर्डन रिलेटिवली कम होता जा रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी वैसे वैसे कर्जा हमारा कम हो रहा है। ये इस बार का जो डेट टू जीडीपी रेशियो रखा गया है वो बताता है। करते हैं बजट एस्टिमेट्स की। इस साल के बजट एस्टिमेट्स में जो एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट का टोटल खर्चा रखा गया है वो रखा गया है 53.5 लाख करोड़ रुपीज़। इसमें क्या क्या शामिल है? सैलरीज़ हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनको सैलरीज़ देना है, पेंशन देना है, सब्सिडीज़ हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्पेंडिंग होनी है, ये सारी चीज़ें, सारे खर्चे हमारे एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। तो इस साल का जो बजट एस्टिमेट रखा गया है एक्सपेंडिचर के लिए वो है 53.5 लाख करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट है नॉन डेट रिसीट्स। नॉन डेट रिसीट्स ये गवर्नमेंट की अपनी इनकम है जो बोरोइंग को हटा के आती है। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, जैसे टैक्स रेवेन्यूज़ हो गए, नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हो गए, फीस, डिविडेंड्स, इनके थ्रू जो सैलरी मतलब इनकम आती है गवर्नमेंट के पास वो है नॉन डेट रिसीट। ये कितनी है, मतलब कितना एस्टिमेट रखा गया है, ये 36.5 लाख करोड़ रुपीज़ रखा गया है। फिर नेट टैक्स रिसीट्स कितनी रखी गई हैं? ये टैक्सेस से एक्चुअल मिलने वाली इनकम है जो स्टेट्स को शेयर देने के बाद रखी गई है। वो क्या है? 28.7 लाख करोड़ रुपीज़। जैसे इनकम टैक्स है, जीएसटी है, ठीक है, कस्टम्स हैं, एक्साइज है, ये इनसे जो इनकम आती है वो हमारी है नेट टैक्स रिसीट्स कि टैक्स से जो इनकम आएगी वो है 28.7 लाख करोड़ रुपीज़। फिर है नेट मार्केट बोरोइंग कि हम जो भी इनकम, मान लीजिए जो कम पड़ रही है हमें इनकम, वो क्या करती है, गवर्नमेंट उधार लेती है बाहर से। ठीक है, तो वो बोरोइंग्स के अंडर आ जाता है। तो मार्केट बोरोइंग कितनी है? 11.7 लाख करोड़ रुपीज़। तो ये हमारे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। कभी कभी किसी किसी एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो ये था हमारा बजट 2026-27 का ओवरऑल एनालिसिस। यूनियन बजट 2026-27 एक बैलेंस्ड और फ्यूचर ओरिएंटेड बजट दिखाई देता है। 3 कर्तव्य जो कि ग्रोथ, कैपेसिटी बिल्डिंग और सबका साथ सबका विकास के थ्रू इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग, इंक्लूसिव और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने की तरफ लेके जा रहे हैं। वहीं पे अगर हम इस बजट का क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहें तो बजट ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो फोकस्ड है, लेकिन डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो क्लियर रोड मैप है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी पर एम्फेसिस है, पर एमएसपी, इरिगेशन और इनपुट कॉस्ट जैसे जो कोर इश्यूज़ हैं उसमें डिटेल्स कम दिखाई देती हैं। हेल्थ, स्कूल एजुकेशन और मिडिल क्लास में टैक्स रिलीफ जैसे एरियाज़ में एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले उतना पुश नहीं दिखाई दे रहा है। आपका इस पे क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे मोटिवेटेड। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।